नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञान से जो भी प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, वो चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो या अन्य आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, उनमें जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं जो भी परीक्षाओं में हैं। जैसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है आपका, कार्य का मात्रक क्या है। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा कार्य का मात्रक जूल होता है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। आते हैं हम लोग ऑप्शन बी पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 कह रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन ए दे रहा है आपको प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन बी दे रहा है समय का, ऑप्शन सी दे रहा है दूरी का, ऑप्शन डी दे रहा है प्रकाश वेग का। तो इसका सही उत्तर होगा जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मात्रक होता है, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है ए वेग, बी दे रहा है त्वरण, सी दे रहा है द्रव्यमान, डी दे रहा है भार। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा द्रव्यमान, अर्थात जड़त्व का जो माप होता है वो द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सूची 1 को और सूची 2 को आपको मिलाना है। तो सूची 1 में जैसे आपको दे रहा है कि उच्च वेग जो है उसका संबंध किससे होगा। तो जो उच्च वेग का संबंध होता है वो होता है मैक से। तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अर्थात 1, 2, 3, 4 जहाँ होगा वो सही होगा। तो जो कूट है उस कूट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, अर्थात जो आपका सी है ये आपका सही है। तो इस प्रकार से चौथे का आंसर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 कह रहा है, ये भी आपको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ दे रहा है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट और कैलोरी। तो जो यहाँ पे जो मात्रक है आपका जूल का जो मात्रक होता है वो जूल जो मात्रक होता है ये होता है कार्य का, यानी ए का 3 सही है। एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा को मापता है, इसलिए बी का 1 सही है। वाट जो होता है, वाट का जो मात्रक होता है तो ये होता है आपका सामर्थ्य का, यानी कि सी का 2 सही है। और जो बोल्ट है, बोल्ट का ऑप्शन क्या होगा आपका, जो बोल्ट मापता है वो मापता है विभवांतर को, और जो कैलोरी है वो मापता है ऊष्मा को। तो इस प्रकार से यहाँ जो ऑप्शन आपके बने वो बने 3, 1, 2, 4, 5। तो यहाँ पे आपका कूट ए सही होगा। तो इस प्रकार से ए वाला आपका यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा देखिए हमसे, 6 में भी आपको मैच करना है। यहाँ पे दे रहा है त्वरण का मात्रक क्या होगा। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ए का 4 सही होगा। बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, यानी बी का 3 सही होगा। सी कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी सी का 1 सही होगा। और डी है आपका आवेग, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। तो जब हम मिलाते हैं इसको तो आपका बनता है 4, 3, 1, 2। इस प्रकार से यहाँ पे आपका कूट नंबर डी जो है यहाँ पे आपका सही होगा। तो छठे का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। आपको ऑप्शन दे रहा है ए अधिवर्ष, बी दे रहा है चंद्रमास, सी दे रहा है प्रकाश वर्ष, डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का, इसलिए 7वें का सी होगा आपका। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पारसेक इकाई है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। तो जो पारसेक होता है वह दूरी की इकाई होती है। इस प्रकार से 8वें का ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो डेसिबल दे रहा है आपका, डेसिबल का दे रहा है ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता की इकाई, जो कि एकदम सही है। नेक्स्ट दे रहा है आपको अश्वशक्ति जो है आपकी, ये शक्ति की इकाई, ये भी आपका सही है। समुद्री मील जो दे रहा है नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है आपका। सेल्सियस दे रहा है ऊष्मा की इकाई, जो कि गलत है, यहाँ पे केल्विन होना चाहिए था आपका।
तो इस प्रकार से 90 का डी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दे रहा है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी दे रहा है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी दे रहा है दोनों का, ऑप्शन डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा आपका ज्योति फ्लक्स का। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रहा है रेडियोधर्मिता, ऑप्शन बी दे रहा है तापक्रम, ऑप्शन सी दे रहा है ऊष्मा और ऑप्शन डी दे रहा है ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा रेडियोधर्मिता, अर्थात रेडियोधर्मिता जो मैडम क्यूरी हैं उन्हीं के नाम पे इसको क्यूरी कहा गया है। तो 11 का ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दाब का मात्रक पूछा क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको ए पास्कल, बी दे रहा है डाइन, सी दे रहा है अर्ग और डी दे रहा है जूल। तो यहाँ दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, यानी 12 का ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कैंडला मात्रक है। ऑप्शन ए दे रहा है ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन बी दे रहा है ज्योति प्रभाव, ऑप्शन सी दे रहा है ज्योति दाब, ऑप्शन डी दे रहा है ज्योति तीव्रता। जो कैंडला होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, इसलिए आपका 13 का 4 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे जूल किसकी इकाई है। तो हमने पीछे देखा था अभी कि जो जूल होता है आपकी वो यहाँ ऑप्शन दे रहा है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी तापमान। तो यहाँ से उत्तर होगा आपका ऊर्जा, अर्थात जूल क्या है, ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कह रहा है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ऑप्शन ए दे रहा है 1969, ऑप्शन बी दे रहा है 1971, ऑप्शन सी दे रहा है 1983, ऑप्शन डी दे रहा है 1991। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कि जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो 1971 में लागू की गई थी, जिसमें मूल मात्रक और आपके व्युत्पन्न मात्रकों की बात की गई थी। तो इस प्रकार से ये होगा आपका 1971। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 कह रहा है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ऑप्शन ए दे रहा है कैलोरी, ऑप्शन बी केल्विन, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी अर्ग। इसका सही उत्तर होगा आपका कैलोरी, अर्थात कैलोरी के द्वारा हम खाद्य ऊर्जा की गणना करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विद्युत मात्रा की इकाई पूछा है आपसे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रहा है एम्पियर, ऑप्शन बी दे रहा है ओम, ऑप्शन सी दे रहा है वोल्ट, ऑप्शन डी दे रहा है कूलम्ब। इसका सही उत्तर होगा आपका विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है आपकी, ये होती है एम्पियर, अर्थात 17 का ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्वेश्चन कह रहा है आपसे एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी ऑप्टर, ऑप्शन डी मीटर। इसका सही उत्तर होगा डायोप्टर, अर्थात लेंस की शक्ति को हम डायोप्टर से मापते हैं। नेक्स्ट है आपका डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी पेशाब में शक्कर, ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि, ऑप्शन डी वायु में कण। इसका सही उत्तर होगा आपका वातावरण में ध्वनि, अर्थात ध्वनि की माप का मात्रक डेसिबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं एम्पियर क्या नापने की इकाई है। ऑप्शन ए दे रहा है वोल्टेज, ऑप्शन बी दे रहा है करंट, ऑप्शन सी दे रहा है प्रतिरोध, ऑप्शन डी दे रहा है पावर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका करंट, अर्थात करंट जो होता है यह एम्पियर जो है करंट को मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दे रहा है वो है आपके डाइन प्रति सेंटीमीटर, दूसरा दे रहा है बी ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर, सी दे रहा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डी दे रहा है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से उत्तर क्या होगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात सी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमी सूत्र नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रहा है आपको बल एवं दाब, ऑप्शन बी दे रहा है कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी दे रहा है आवेग एवं संवेग, ऑप्शन डी दे रहा है भार एवं बल।
तो ये पूछा गया है कि आपसे कि किसकी बीमी इकाई समान नहीं है, तो बल और दाब की जो बीमी इकाई होती है वो समान नहीं होती है, इसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 कह रहा है एक खगोलीय इकाई संबंधित है ऑप्शन ए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी से, ऑप्शन डी आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम बोलते हैं 1 आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, AU से दिखाते हैं आपका, और जो ये होता है आपका वो सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी होता है, अर्थात 23 का आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं लोग 24 पे। 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, यानी कि कौन सी सदिश राशि है, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पे बल दे रहा है, चाल दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है और तापमान दे रहा है। तो जो वेक्टर राशि है यानी जो सदिश राशि है आपकी वो बल होती है, 24 का ए सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोलता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो होती है अदिश राशि होती है, सदिश राशि नहीं होती, इसलिए 25 का डी होगा आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। पूछा है कि अदिश राशि है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है अदिश राशि में। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है आपको ऊर्जा, ऑप्शन बी दे रहा है बलागुण, ऑप्शन सी दे रहा है संवेग और ऑप्शन डी दे रहा है उपयुक्त सभी। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ऊर्जा है ये आपकी अदिश राशि है, बाकी सब क्या है आपकी सदिश राशियाँ। बल, आघूर्ण और संवेग क्या होती हैं आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे आपको दे रहा है संवेग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी कार्य। तो यहाँ जो सदिश राशि है आपकी वो संवेग है, बाकी सभी क्या हैं आपकी अदिश राशि हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 पे। नंबर 28 का कह रहा है, 28 क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन ए दे रहा है विस्थापन, ऑप्शन बी दे रहा है वेग, ऑप्शन सी दे रहा है बल, ऑप्शन डी दे रहा है आपको आयतन। तो जो आयतन है यहाँ पे क्या है, ये सदिश राशि नहीं बल्कि क्या है आपकी अदिश राशि, यहाँ कोई दिशा आपको ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 कह रहा है निम्नलिखित में से सदिश राशि है। ऑप्शन ए दे रहा है वेग, ऑप्शन बी दे रहा है द्रव्यमान, ऑप्शन सी दे रहा है समय, ऑप्शन डी दे रहा है लंबाई। तो सदिश राशि पूछा है यहाँ पे, तो सदिश राशि आपकी वेग सदिश राशि है, बाकी सभी के आपकी अदिश राशि हैं। तो 29 का ए सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पर। 30 का कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, यानी व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। यहाँ दे रहा है आपको कुल मिला के ऑप्शन ए दे रहा है घनत्व, ऑप्शन बी दे रहा है द्रव्यमान, ऑप्शन सी दे रहा है आयतन, ऑप्शन डी दे रहा है चाल। जो द्रव्यमान होता है ये आपका व्युत्पन्न राशि नहीं है, बाकी सब क्या होती है व्युत्पन्न राशि होती है। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो द्रव्यमान क्या होता है, ये वास्तव में खुद ही मूल मात्रक है, इसीलिए ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं है आपका। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ए दे रहा है ए बराबर बी माइनस यू अपान टी, फिर दे रहा है आपको ए बराबर म्यू प्लस वी टी, ऑप्शन सी दे रहा है ए बराबर बी प्लस यू अपान टी, और ऑप्शन डी दे रहा है आपको ए बराबर बी प्लस यू अपान 2। तो आपका जो फार्मूला होता है बी बराबर यू प्लस ए टी से हम निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा आपका। तो ये क्या होगा आपका कि ए बराबर वी माइनस यू अपान टी होगा आपका, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए दे रहा है वेग, ऑप्शन बी दे रहा है त्वरण, ऑप्शन सी दे रहा है द्रव्यमान और ऑप्शन डी दे रहा है बल। तो संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो आपकी द्रव्यमान है, अर्थात 32 का सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 कह रहा है बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए दे रहा है बल, ऑप्शन बी दे रहा है किया गया कार्य, ऑप्शन सी दे रहा है त्वरण और ऑप्शन डी दे रहा है वेग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बल। MLT-2 किसकी होती है आपकी बल होती है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण से हम करके निकाल लेंगे आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर डोलनों का आवर्तकाल
क्या होगा? तो ऑप्शन ए दे रहा है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी दे रहा है अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी दे रहा है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी दे रहा है आपका अपरिवर्तित रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगा आपका, अर्थात 34 का ए सही है आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 कह रहा है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए दे रहा है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी दे रहा है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी दे रहा है उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी दे रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मेज है और उस मेज पर, घूमती हुई मेज पर कोई लड़का आकर बैठ जाता है तो जो मेज का कोणीय वेग होता है वो कम हो जाएगा, अर्थात 35 का ए सही होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, ठीक है, ऑप्शन ए दे रहा है त्वरण 2 गुना हो जाता है, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, ऑप्शन डी भार 2 गुना हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, अर्थात 36 का सी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 कह रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? तो द्रव्यमान क्या होता है? वो सभी जगह स्थिर समान होता है, और भार में क्या होता है? चेंजिंग होती रहती है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन का क्या कह रहा है आपसे। ऑप्शन ए दे रहा है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका? ये रॉन्ग है। फिर कह रहा है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, अर्थात बी वाला यहाँ पे एकदम सही बैठ रहा है आपका, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। जबकि सी आपका दोनों सत्य हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों गलत हैं, ये भी आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 38 क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये कथन कौन सा नियम है न्यूटन का आपको बता रहा है? यानी कि कोई अगर वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहती है, और यदि वो स्थिर है तो स्थिर ही रहती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये होता है क्या? न्यूटन का आपका प्रथम नियम। तो यानी कि 38 का ए सही है आपका, एकदम जो सही है आपका। 39 कह रहा है आपसे किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, ऑप्शन ए दे रहा है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी दे रहा है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी दे रहा है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी दे रहा है शून्य होता है। तो ये क्या होगा आपका? इसका बी सही होगा, यानी जो त्वरण होगा वो बल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो 39 का आपका बी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो जो यहाँ 40 का है ना चाहिए, तो 40 का आपका सी सही होगा। आते हैं 41 पर। कह रहा है 41 प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम न्यूटन का आपका बताना है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। 41 का आपका 3 सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आपसे जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रहा है आपको, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपयुक्त सभी। तो होता है क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात न्यूटन का तृतीय नियम से ही ऐसा होगा कि जल के विपरीत दिशा में हम बल लगा के काम करेंगे। तो इस प्रकार से न्यूटन का तृतीय नियम काम करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दे रहा है न्यूटन, ऑप्शन बी दे रहा है आइंस्टीन, ऑप्शन सी दे रहा है आर्किमिडीज, ऑप्शन डी दे रहा है गैलीलियो। तो न्यूटन ने ऐसा कहा था। न्यूटन ने कहा था यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, और यदि वो स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है आपसे न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए दे रहा है आपको,
ऑप्शन बी आपको दे रहा है द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन सी दे रहा है तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। ऑप्शन डी दे रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो जो दूसरा नियम है उस दूसरे नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, ये सही है, क्योंकि F बराबर m में होता है और ये न्यूटन के दूसरे नियम से हम क्या करते हैं, बल की परिभाषा की पुष्टि करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। कह रहा है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसको बोलते हैं क्या हम, ऑप्शन दे रहा है आपको ए गतिहीनता, ऑप्शन बी दे रहा है जड़त्व, ऑप्शन सी दे रहा है कुल भार, ऑप्शन डी दे रहा है अक्रियता। तो यहाँ होगा आपका जड़त्व, ऑप्शन बी सही होगा। फिर कह रहा है 46 क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो यहाँ आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम कि संवेग का नियम, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन कह रहा है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए दे रहा है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी दे रहा है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी दे रहा है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, ऑप्शन डी दे रहा है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो यहाँ क्या होगा आपका 47 का डी होगा। तो इस प्रकार से डी सही होगा। आते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पर। जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं या आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो इसको न्यूटन के पहले नियम से समझाते हैं, जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा 48 का। 49 पे आते हैं। 49 कह रहा है रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन ए दे रहा है संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी दे रहा है संहति संरक्षण, ऑप्शन सी दे रहा है ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन डी दे रहा है कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा आपका संवेग संरक्षण। इसको क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आपसे यदि, क्वेश्चन नंबर 50 पर 50 बोल रहा है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रहा है जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी दे रहा है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी दे रहा है विश्राम जड़त्व, ऑप्शन डी दे रहा है गति का तीसरा नियम। तो यहाँ क्या होगा आपका विश्राम जड़त्व जो होगा आपका, अर्थात सी सही होगा।